नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नौ भारत। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो यूपी के कुशीनगर से आ रही है। यूपी के कुशीनगर में कल रात एक बड़ा दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहाँ कई लड़कियां और महिलाएं एक कुएं में गिर गईं। इनमें 11 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में यह हादसा उस वक्त हुआ जब महिलाएं हंदले की रस्म निभा रही थीं। नौरंगिया गांव में हुए इस हादसे की खबर लगते ही डॉक्टर्स की टीम और सीएमओ मौके पर पहुंच गए। प्रशासनिक अधिकारियों का दस्ता भी घटनास्थल पर पहुंच गया। हादसे में कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। दिल दहलाने वाली इस घटना से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है और घटना के बाद मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ तब महिलाएं कुएं के स्लैब पर बैठकर हल्दी की रस्म निभा रही थी, पूजा कर रही थी। तभी अचानक स्लैब टूट गया। इसके बाद कई महिलाएं और बच्चियां कुएं में गिर गईं। महिलाओं के कुएं में गिरते ही इलाके में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग दौड़े और मदद शुरू की। कुएं में गिरी महिलाओं को निकालकर स्थानीय लोगों की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। दुखद घटना है। आज सुबह सुबह एक दुखद खबर आई है। यूपी के कुशीनगर में कुएं में गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही और ब्रॉड डेड वो था। अभी तक यहाँ पे 11 बॉडीज़ यहाँ पे मार्चोरी में हैं और सारे महिलाएं और बच्चियां हैं और 2 की हालत वहाँ गंभीर बताया जा रहा है। अभी उनकी स्थिति यहाँ आने के बाद पता चलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के कुशीनगर में एक बड़ा हादसा पेश आया है। हल्दी की रस्म के दौरान कुछ महिलाएं कुएं पे पूजा करने गई थीं, जहां पर कुएं का स्लैब टूटा और कई महिलाएं कुएं में गिर पड़ी। फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका पास के इलाज में अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा शोक जताया है। सीएम योगी ने दुर्घटना की खबर मिलते ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू करने के आदेश दिए। साथ ही हादसे में जख्मी हुए लोगों का इलाज कराने के लिए भी ताकीद की है, निर्देश दिए हैं। यूपी के कुशीनगर में बड़ा हादसा हुआ है। हल्दी की रस्म के दौरान कुछ महिलाएं कुएं पे जाती हैं और जिस स्लैब पर बैठकर वो पूजा कर रही होती हैं, वो स्लैब टूटकर धंस जाता है, जिसकी वजह से 11 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो जाती है। 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा शोक जाहिर किया है। मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। और इस घटना से जुड़े जो भी अपडेट है आपके पास हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है 100 बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में देखने। यूपी के कुशीनगर में दर्दनाक हादसा। हल्दी की रस्म के दौरान कुएं में गिरी लड़कियां और महिलाएं, 11 की मौत। आज पंजाब विधानसभा को लेकर पीएम मोदी का पंजाब दौरा। फजिल्का में जनसभा से लोगों को संबोधित करेंगे। पंजाब के बाद यूपी के फतेहपुर में सीएम मोदी की रैली। झांसी, ललितपुर और रायबरेली समेत 9 विधानसभा सीटों पर पीएम का वर्चुअल संबोधन। आज यूपी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह फिरोजाबाद, मैनपुरी, लखीमपुर और लखनऊ में संगठन की बैठक करेंगे। आज करहल में अमित शाह और अखिलेश यादव आमने सामने होंगे। एक ही समय में दोनों नेताओं की करहल में रैली। आज यूपी के फिरोजाबाद, मैनपुरी और इटावा में अखिलेश यादव का दौरा। इटावा के लायन सफारी पार्क से लेकर
भरथना चौराहे तक विजय रथ निकालेंगे। समाजवादी पार्टी के इटावा से निकलने वाली विजय रथ यात्रा में मुलायम सिंह भी शामिल हो सकते हैं। कन्नौज की जनसभा में अखिलेश यादव के बिगड़े बोल, मंच से पुलिस वाले पर जमकर बरसे, कहा तुमसे ज्यादा बदतमीज कोई नहीं हो सकता। यूपी में आज झांसी, जालौन समेत कई विधानसभा सीटों पर सीएम योगी की जनसभा, विधानसभा चुनाव को लेकर जनता को संबोधित करेंगे। यूपी के बांदा में मंडल स्तरीय जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती, चुनाव में बीएसपी को जिताने को लेकर जनता से अपील करेंगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी को मऊ की अदालत ने एक मामले में जमानत दे दी है। 22 और मामले में चल रहा है केस, अभी जेल से रिहा नहीं हो पाएगा मुख्तार अंसारी। भाजपा को वोट न करने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चढ़ावे को लेकर बयान देने वाले बीजेपी विधायक टी राजा को ईसी का नोटिस, 24 घंटे में देना होगा जवाब। ईसी का नोटिस मिलने के बाद टी राजा की सफाई, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, वकील के जरिए जवाब भेजेंगे। यूपी में डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी और ओवैसी कुशवाहा के भागीदारी, परिवर्तन मोर्चा का गठबंधन। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आज पठानकोट में प्रियंका गांधी की रैली, लुधियाना में डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता से वोटों की अपील करेंगे। आज पंजाब दौरे पर राहुल गांधी फतेहगढ़ साहिब में 2 सभाओं से जनता को संबोधित करेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर्स के प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा आम आदमी सिर्फ नाम के लिए। पूर्व सांसद अश्विनी कुमार के इस्तीफे को लेकर मनीष तिवारी का कांग्रेस आला कमान पर हमला, कहा मैं बोलता हूं तो इल्म है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बेबसी सी होती है। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई, वकील बोले धर्म के कारण मुस्लिम छात्राओं से हो रहा है भेदभाव। हिजाब विवाद पर प्रज्ञा ठाकुर का बयान, कहा भारत में हिजाब की जरूरत नहीं बल्कि उन्हें घरों में सुरक्षा की जरूरत है। हिजाब विवाद पर असम सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का बयान, कहा हिजाब को लेकर ऐसा माहौल बनाया गया जैसे शिक्षा से ज्यादा जरूरी अब हिजाब है। हिजाब विवाद पर महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, कहा गोडसे का हिंदुस्तान बनाना चाहती है बीजेपी, बच्चियों को तालीम से दूर करने की कोशिश। ममता सरकार पर राज्यपाल धनखड़ का बड़ा हमला, बोले सरकारी तंत्र पूरी तरह राजनीति में लिप्त, प्रशासनिक सेवाओं के लोग राजनीति से प्रभावित होकर फैसले ले रहे हैं। लालू यादव की निगरानी करेंगे 7 डॉक्टर्स, टीम का नेतृत्व डॉक्टर विद्यापति करेंगे। लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में एडमिट है। गीताराम मांझी ने लालू की तुलना भगवान श्री कृष्ण से की, बोले श्री कृष्ण भी बार बार जेल जाते थे। 23,000 करोड़ के एबीजी शिपयार्ड घोटाले में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जांच के लिए सीबीआई से लिए सभी दस्तावेज। एबीजी शिपयार्ड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ऋषि अग्रवाल फरार, ईडी ने धन शोधक निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया। एबीजी शिपयार्ड धोखाधड़ी मामले में अखिलेश का सरकार पर हमला, बोले बैंकों से पैसा लेकर भागने वाले गुजरात से क्यों। अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में चांदीवाला आयोग ने नवाब मलिक को आज पेश होने के लिए कहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा के नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने के मामले में सुनवाई है। हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने एससी में याचिका दायर की थी। राकेश अस्थाना मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। 300 करोड़ के पॉन्जी स्कैम घोटाले में 300 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त, सैयद मसूद की संपत्ति जब्त की जाएगी। रीड पेपर लीक मामले में किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी को पेन ड्राइव सौंपी, कहा राजीव गांधी स्टडी सर्किल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया। राजस्थान के जयपुर में भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ बिंदौरी रस्म के लिए निकला आईपीएस अधिकारी, दबंगों के डर से पुलिस की मदद ली। जयपुर में जमीन विवाद को लेकर दबंगों का एक परिवार पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला, कई लोग घायल, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। बिहार के पूर्णिया में सब रजिस्ट्रार ओमरिलेश प्रसाद सिंह के आवास पर विजिलेंस टीम का छापा, 12 लाख का कैश समेत 1 करोड़ 12 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के मिशन चौक पर ट्रैफिक जाम में फंसी एम्बुलेंस, समय पर अस्पताल न पहुंचने के चलते महिला की मौत।
मुंबई में तांत्रिक बाबा के खिलाफ युवती ने शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने को लेकर शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। हैदराबाद में मदरसे के शिक्षक पर 10 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने का आरोप। बच्चे की मां ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। बच्चे के साथ कुकर्म के मामले पर डीसीपी का बयान। कहा, मामला दर्ज कर बच्चे का मेडिकल कराया गया, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली के उधम सिंह नगर में पिता ने 3 साल के बच्चे की हत्या कर शव नदी में फेंका। बेटे के बीमार रहने के कारण बच्ची की जान ली, आरोपी पिता गिरफ्तार कर लिया गया है। नागालैंड के दीमापुर में 5 करोड़ रुपए की याबा टैबलेट जब्त। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ओडिशा में हाथी के दांत और तेंदुए के खाल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। एसटीएफ ने आरोपी के पास से एक जिंदा तोता भी बरामद किया है। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ की कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक पिस्टल, 2 मैगजीन के साथ लगभग 4 किलो हेरोइन जब्त की गई है। झारखंड के लोहरदगा में नक्सलियों से मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली मारा गया। सुरक्षा बलों ने नक्सली बाला गंजू को मार गिराया। असम में दीमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के 52 कैडर मुख्यधारा में शामिल हुए। हथियार जब्त किए गए। राज्य के कलारी में बंद पड़े कोयला खदान में लगी आग। धुएं से आसपास के लोग हुए परेशान। कोविड टीकाकरण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रोज लग रहे वैक्सीन को लेकर जानकारी मांगी गई। दिल्ली में एक दिन में कोविड के 766 मामले सामने आए हैं। एक दिन में महामारी से 5 लोगों की मौत हुई है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,223 नए केस दर्ज किए गए। संक्रमण से 25 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 923 नए केस, 10 लोगों की संक्रमण से मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 255 नए केस, 439 मरीज ठीक हुए। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 157 नए केस, 2 लोगों की संक्रमण से मौत। कोरोना के केस में कमी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार का फैसला। नाइट कर्फ्यू खत्म किया गया। 1 मार्च से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। पीएलए पर 2015 में अरुणाचल प्रदेश के निवासी का अपहरण करने का आरोप। परिवार कर रहा वापसी का इंतजार। 6 साल के होने के बाद भी नहीं लौटा किशोर। सदन में बीजेपी सांसद तापिर गांव ने की पीएम से गुहार। चीन से छुड़ाए हमारे बच्चे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज फिर से ऑफलाइन क्लासेस शुरू। करीब 2 साल बाद कॉलेजों में लौटे छात्र। कोरोना की वजह से पाबंदी लगी थी। रतन टाटा को हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया है। मुंबई में आज से वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत। केवल 45 मिनट पूरा होगा मुंबई और नवी मुंबई के बीच का सफर। चेरी समिट में बोले पीएम मोदी। कहा, भारतीयों की ऊर्जा जरूरत 20 वर्षों में दुगनी हो जाने की उम्मीद है। पीएम मोदी और अबू धाबी प्रिंस शेख मोहम्मद में 18 फरवरी को वर्चुअल समिट। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स के प्रदर्शन को लेकर प्रदर्शनकारियों की पीएम ट्रूडो को सलाह। कहा, प्रधानमंत्री मोदी का फॉर्मूला अपनाओ, ट्रूडो। कनाडा के ओटावा में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर्स को ओटावा छोड़ने की चेतावनी दी। यूक्रेन में लोगों ने मनाया एकता दिवस। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बुधवार को एकता दिवस के रूप में घोषित किया। रूस यूक्रेन के बीच जारी टेंशन पर आज अफ्रीकी शिखर सम्मेलन में चर्चा की उम्मीद। दोनों देशों के बीच हालात को सामान्य करने पर जोर दिया जाएगा। रूस यूक्रेन को लेकर नाटो का बयान। कहा, यूक्रेन बॉर्डर से रूसी सैनिकों के पीछे हटने के संकेत नहीं है। यूक्रेन में बदलते हालात को देखते हुए हर भारतीय दूतावास ने 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है। भारतीयों को वक्त रहते निकाले जाने को लेकर फैसला लिया गया। यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सेनाओं की तैनाती को लेकर फ्रांस के विदेश मंत्री का बयान। रूस ने अपनी सेनाओं को पीछे नहीं किया गया। रूस यूक्रेन को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान। कहा, यूक्रेन पर रूस कभी भी हमला कर सकता है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। वीडियो में क्रीमिया से बाहर आते दिखे रूस के सैन्य वाहन। यूक्रेन संकट के बीच बेलारूस के साथ रूस की सेना का संयुक्त अभ्यास। तनाव बढ़ाने की कोशिश। पाकिस्तान की जांच एजेंसी ने पत्रकार मोहसिन बैग को गिरफ्तार किया है। मोहसिन पर मंत्री का अपमान करने का आरोप है।
नेपाल में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। प्रदर्शनकारी संसद के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी डॉलर को लेकर विरोध। चिली में ट्रक चालक की मौत के बाद 15 दिनों की इमरजेंसी घोषित। कई परिवार प्रवास करने को मजबूर। सीरिया में स्ट्राइक के दौरान ईंधन डिपो पर हमले में 4 की मौत, 3 लोग जख्मी। न्यूयॉर्क में गैसोलीन ले जा रहे टैंकर में आग लगी। इमारत से टकराने पर विस्फोट। ट्रक चालक की बाल बाल जान बची। हांगकांग में बड़े कोविड मामले तो टेंशन में आई शी जिनपिंग। शहर की चीफ से कहा कि कोरोना कंट्रोल करने के लिए उठाएं तेजी से कदम। ब्राजील में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, बाढ़ में 50 से ज्यादा लोगों की मौत। कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में भारी बर्फबारी, आसमान से देखी खूबसूरत तस्वीरें। भारत का T20 सीरीज में जोरदार आगाज। बिश्नोई और रोहित के दम पर वेस्टइंडीज को 6 विकेट से धीमा। एक ही ओवर में पलटा मैच। करियर के पहले ही मुकाबले में छा गए 21 साल के रवि बिश्नोई बने मैन ऑफ द मैच। भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबले में रोहित शर्मा ने फिर दिखाया कोलकाता में जलवा। विंडीज गेंदबाजों को बुरी तरह धुना, बनाया रिकॉर्ड। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आखिरी T20 में बीसीसीआई ने दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाजत दी। बंगाल क्रिकेट बोर्ड ने अपील की थी। T20 विश्व कप में क्वालिफाई करने के लिए भिड़ेंगी 8 देशों की टीमें। 18 फरवरी से मुकाबला शुरू होगा। आईसीसी ने ताजा वनडे रैंकिंग जारी की। श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत रैंकिंग में ऊपर आए। आईपीएल में श्रेयस अय्यर ही रहेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान। फ्रेंचाइज ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया। रणजी ट्रॉफी में कल मुंबई और सौराष्ट्र के बीच बड़ा मुकाबला। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा आमने सामने होंगे। आरसीबी के लिए शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे ग्लेन मैक्सवेल। पाकिस्तान दौरे से नाम लिया वापस। बीजिंग विंटर ओलंपिक में भारत का समय पूरा। भारत के एकमात्र खिलाड़ी आरिफ खान रेस से बाहर हुए। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के महिला युगल क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इस मैच में उनकी जोड़ीदार लूसी हर्डेका है। प्रो कबड्डी लीग के प्लेऑफ और फाइनल की तारीख तय। 21 और 23 फरवरी को 2 प्लेऑफ मैच खेला जाएगा। 25 को फाइनल मुकाबला होगा। संगीतकार बप्पी लहरी का आज मुंबई के सांता क्रूज शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। 69 साल की उम्र में कल जुहू के अस्पताल में उनका निधन हुआ था। अमिताभ बच्चन के पूर्व बॉडीगार्ड को मुंबई पुलिस ने किया सस्पेंड, सर्विस नियमों के उल्लंघन का आरोप। कंगना रनौत के लॉकअप का ट्रेलर रिलीज। ट्रेलर में खुला फॉर्मेट का सस्पेंस। लॉकअप के ट्रेलर लॉन्च से पहले मथा टेकने बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंची कंगना रनौत और एकता कपूर। गंगूबाई काठियावाड़ी में विजय राज के किरदार पर उठे सवालों को लेकर रहे आलिया का जवाब। किसी को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं थी। गंगूबाई काठियावाड़ी का प्रमोशन करने बर्लिन पहुंची आलिया भट्ट। सफेद गाउन में दिखा स्टनिंग लुक। दिल्ली में टाइगर 3 की शूटिंग में सामने आया सलमान खान और कैटरीना कैफ का लुक। ट्विटर पर वायरल हुई फोटो। सुकेश के साथ प्राइवेट तस्वीरें लीक होने के बाद पहली बार नजर आई जैकलिन फर्नांडिस। स्माइल में फिदा हुए फैंस। रणविजय सिन्हा के बाद नया धूपिया ने छोड़ा रोडीज। बोली चीजें बदल गई हैं, ये हमारे और चैनल के बीच की बात है। और आपने देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देख ली। अब आइए 1 मिनट सेगमेंट में तमाम और दूसरी खबरें देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मांगलिक कार्यक्रम के दौरान उस वक्त अमंगल हो गया जब कुएं में गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। योगी सरकार ने पीड़ित परिवारों को 4 लाख मुआवजे का ऐलान कर मरहम लगाने की कोशिश की है। 1 मिनट के भीतर इस पूरे हादसे की तस्वीर समझिए। घुप अंधेरा, लोगों का भारी हुजूम, मौके पर पूरा गांव, पुलिस भी मौके पर। मांगलिक कार्यक्रम के दौरान अमंगल होने की ये वो तस्वीर है जब कुएं में गिरने से कई लोगों की मौत की खबर पूरे इलाके में मातम बन गई। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के नौरंगिया गांव की है जब कुएं पर रखा स्लैब टूटकर गिर गया और 30 लोग कुएं में गिर गए। हादसे में 9 बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब शादी समारोह के लिए एक परिवार में हल्दी की रस्म का उत्सव चल रहा था। वैवाहिक रस्म में महिलाएं हल्दी की रस्म अदायगी के दौरान गांव में स्थित कुएं पर आई। उसके साथ बच्चे भी गए थे। इसके बाद कुआं पर बने ढककर स्लैब पर खड़ा होकर डांस करने लगे।
इस बीच स्लैब टूटकर कुएं में गिर पड़ा। बच्चे समेत महिलाएं कुआं में गिरकर दब गए। घटना की सूचना मिलते ही कोहराम मच गया। सब लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। कई थानों की फोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों को कुएं से बाहर निकाला। और अब बात पंजाब की। पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो पूरा प्रचार अभियान की कमान पीएम मोदी ने अपने हाथों में थाम रखी है। आज पंजाब में कहां है प्रधानमंत्री का प्रचार अभियान, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। पंजाब में सत्ता मिले या ना मिले, लेकिन बीजेपी ने ताकत पूरी लगा दी है। आज सूबे में प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी रैली है। आबहौर में प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके लिए पंजाब पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आबहौर में मालाउट जाने वाला रास्ता दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगा। इसके बाद पीएम दोपहर 12 बजे फाजिल्का में एक रैली को संबोधित करेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। पंजाब में अपना प्रचार अभियान खत्म करने के बाद पीएम यूपी के फतेहपुर में शाम 4 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल और प्रियंका गांधी भी आज पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में होंगे। राहुल गांधी फतेहगढ़ साहिब में करीब 2:30 बजे और सिरहिंद में शाम 4 बजे रैली को संबोधित करेंगे, तो प्रियंका गांधी पठानकोट में दोपहर 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी। फिर डोर टू डोर कैंपेन के लिए लुधियाना का रुख करेंगी। पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी में आज क्या है अमित शाह का चुनावी अभियान, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। चुनावी प्रचार की धार, इन 4 चेहरों का आज उत्तर प्रदेश में होगा सियासी प्रहार। बीजेपी के लिए सूबे में तीसरे चरण की वोटिंग के लिए एक तरफ अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने। आज अमित शाह मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट पर रैली को संबोधित करेंगे, तो फिरोजाबाद फिर लखीमपुर में अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो उधर झांसी के बबीना, गरौठा, जालौन से माधोगढ़, उरई, कालपी विधानसभा क्षेत्र, कानपुर देहात, सिकंदराबाद और लखनऊ के सरोजिनी नगर विधानसभा में सीएम योगी की गर्जन सुनाई देंगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी फिरोजाबाद, मैनपुरी और इटावा के दौरे पर हैं। आज अखिलेश सिरसागंज और शिकोहाबाद में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। अखिलेश लायन सफारी पार्क से लेकर भरथना चौराहे तक एक विजय यात्रा भी निकालेंगे। मुलायम सिंह यादव की भी इस यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी चुनावी अभियान में पीछे नहीं है। आज बांदा में मंडल स्तरीय जनसभा को संबोधित करेंगी। और गैंगस्टर एक्ट में जेल की सलाखों में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने रिहा करने का आदेश जारी किया है। बावजूद इसके मुख्तार अंसारी को जेल में ही रहना होगा। आखिर क्या है इसकी वजह, 1 मिनट के भीतर इस पूरी खबर के जरिए समझिए। उत्तर प्रदेश की सियासी महाभारत के बीच जेल की सलाखों के भीतर बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए ने रिहा करने का आदेश दिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 1 लाख के व्यक्तिगत मुचलके पर उनकी रिहाई का आदेश हुआ। अदालत के आदेश के बावजूद माफिया डॉन को दूसरे गंभीर मामलों में जेल में ही रहना होगा। आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की ओर से कोर्ट में याचिका दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि वो 9 सितंबर 2011 से लगातार जुडिशियल कस्टडी में है और इस मामले में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है और उससे ज्यादा समय से वो जेल में बंद है। गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार ने तो जेल काट ली, लेकिन उनके ऊपर चल रहे दूसरे गंभीर मामलों की वजह से अभी भी जेल की हवा खानी होगी। और अब बात कर्नाटक हिजाब विवाद की। कर्नाटक के स्कूल से निकले हिजाब की चिंगारी आज आग बनकर देश के करीब हर हिस्से में फैल चुकी है। तो मामले पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। तो सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने हिजाब पर क्या कहा है, ये पूरी खबर 1 मिनट के भीतर देखिए और समझिए। मानसिक विकास होगा तो देश का विकास होगा, लेकिन धर्म के नाम पर हिजाब का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कर्नाटक एक स्कूल से निकली इसकी चिंगारी देश के कई हिस्सों में आग बनकर फैल चुकी है। तो बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने हिजाब पर क्या कहा, सुनिए। अर्धांगिनी का स्थान, पत्नी का स्थान आधा शरीर कहलाता है। अर्धनारीश्वर की कल्पना, अर्धनारीश्वर की प्रतिमा हम देख सकते हैं। जहां नारी का इतना श्रेष्ठ स्थान है, वहां पर हिजाब पहनने की जरूरत है क्या उस देश में? नहीं। उधर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आज शिक्षा पीछे चली गई और हिजाब आगे चला गया।
माहौल ऐसा बनाया गया कि शिक्षा से ज्यादा हिजाब जरूरी है। आज हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील ने धर्म के कारण मुस्लिम छात्राओं से भेदभाव का आरोप लगाया। और यहां हो चला वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपके लिए सुपर 30 में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं, साथ रहिए। चला सुपर 30 का, जिसमें हम आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से वाकिफ कराते हैं। सुपर 30 में सबसे पहले देखिए देश की बड़ी और अहम खबरें। सीबीआई के बाद अब ईडी ने एबीजी शिपयार्ड पर कार्रवाई की। ईडी ने 28 बैंकों के साथ 22,882 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक ऋषि अग्रवाल समेत इसमें शामिल अन्य लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। सीबीआई की शिकायत और फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट देखने के बाद ईडी ने धन शोधक निरोधक कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बैंकिंग फ्रॉड को लेकर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन आने वाले SFIO विभाग भी इसकी जांच कर रहा है। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई होगी। मुस्लिम छात्राओं की ओर से मुकदमा लड़ने वाले वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि धर्म की वजह से मुस्लिम छात्राओं से भेदभाव हो रहा है। वहीं हिजाब विवाद को लेकर सियासत भी जारी है। हिजाब विवाद पर प्रज्ञा ठाकुर ने अपने बयान में कहा, भारत में हिजाब की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें घरों में सुरक्षा की जरूरत है। वहीं असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने बयान में कहा कि इसे लेकर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि शिक्षा से ज्यादा जरूरी अब हिजाब हो गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से फिजिकल क्लासेस शुरू हो रही है। छात्र लंबे समय से दिल्ली यूनिवर्सिटी खोले जाने की मांग कर रहे थे। वहीं कोरोना केस कम आने पर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े कॉलेज को आज से खोला जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से यूजी और पीजी क्लास के छात्रों की पढ़ाई शुरू होगी। हालांकि कुछ कॉलेजों में ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस जैसे दोनों सुविधाएं दी गई हैं। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टाफ कर्मियों के लिए 100% क्षमता के साथ विश्वविद्यालय को खोल दिया गया है। भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय सिंगर और कंपोजर बप्पी लहरी का आज मुंबई के सांता क्रूज शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले सुबह 10 बजे लहरी हाउस पर अंतिम क्रिया की विधि पूरी की जाएगी। 59 साल के बप्पी लहरी ने कल मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं से जूझ रहे थे। बप्पी लहरी के निधन की खबर ने उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री समेत हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। उनके निधन पर राजनेताओं से लेकर कलाकारों तक सभी शोक जता रहे हैं। और सुपर 30 में अब वक्त हो चला है चुनावी राज्यों की राजनीतिक खबरें देखने और समझने का। पंजाब चुनाव में सियासी दिग्गजों ने प्रचार को लेकर अपनी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के लिए आज पीएम मोदी दोपहर 12 बजे पीएम मोदी पंजाब के फाजिल्का में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम शाम 4 बजे यूपी के फतेहपुर में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी पंजाब में अपनी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस के लिए आज राहुल और प्रियंका दोनों ही प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी फतेहगढ़ साहिब और सीर हिंद में रैली करेंगे, तो वहीं प्रियंका गांधी पठानकोट में जनसभा को संबोधित करेगी। यूपी में भी आज सियासी दिग्गज प्रचार अभियान को धार देने के लिए मैदान में है। अमित शाह आज मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट पर रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो फिरोजाबाद और लखीमपुर में प्रचार करेंगे। वहीं सीएम योगी झांसी, उरई और कानपुर देहात में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश यादव फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी में चुनावी यात्रा करेंगे। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज बांदा में मंडल स्तरीय जनसभा को संबोधित करेंगी। कन्नौज की एक जनसभा में अखिलेश यादव पुलिस कर्मियों पर ही भड़क गए और मंच से ही पुलिस वालों को खड़ी खोटी सुनाते हुए कहा, तुमसे ज्यादा बदतमीज कोई नहीं हो सकता। पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? दरअसल अखिलेश मंच से संबोधन के बीच उन पुलिस वालों पर नाराजगी जता रहे थे जो समर्थकों को पंडाल में आने से रोक रहे थे। इसके बहाने उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा कि उनके समर्थकों को परेशान किया जा रहा है। हैदराबाद के गोशामहर विधानसभा से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। उन पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धमकाने का आरोप है। दरअसल टी राजा ने एक वीडियो संदेश जारी किया था
जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा को वोट न करने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चढ़वा दिए जाएंगे। योगी ने हजारों जेसीबी और बुलडोजर मंगवा लिए हैं, ये सभी निकल चुके हैं। इसी की नोटिस मिलने के बाद टी राजा ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच सियासी घमासान जारी है। अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी पर फिर से हमला बोला है। धनखड़ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सरकारी तंत्र पूरी तरह से राजनीति में लिप्त है। प्रशासनिक सेवाओं के लोग राजनीतिक से प्रभावित होकर फैसले ले रहे हैं। धनखड़ ने ये भी कहा कि जब तक वो पश्चिम बंगाल में हैं, उनका प्रयास यही रहेगा कि शासन व्यवस्था संविधान के दायरे में चले। पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कलह फिर से सामने आ गई है। पंजाब से पूर्व सांसद अश्विनी कुमार के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी ने गंभीर सवाल उठाए। मनीष तिवारी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अश्विनी कुमार को इस्तीफे जैसा फैसला लेने के लिए विवश होना पड़ा। मनीष तिवारी ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साधते हुए लिखा कि मैं बोलता हूँ तो इल्म है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बेबसी सी होती है। और सुबह 30 में आप देखिए राज्यों की बड़ी खबरें। जेल में बंद यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए ने रिहा करने का आदेश दिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 1 लाख के व्यक्तिगत मुचलके पर उनकी रिहाई का आदेश हुआ। दरअसल गैंगस्टर एक्ट के मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की ओर से कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि वो 9 सितंबर 2011 से लगातार जुडिशियल कस्टडी में है और उस मामले में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जबकि इससे ज्यादा समय से वो जेल में बंद है। यूपी के कुशीनगर से दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक शादी समारोह मातम में बदल गया। हल्दी की रस्म मनाने के लिए जुटी लड़कियां और महिलाएं कुएं के अंदर गिर गईं। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। दरअसल ये सभी लड़कियां और महिलाएं कुएं के ऊपर बने लोहे की जाली पर खड़ी थीं और अचानक लोहे की जाली टूट गई, जिसमें कुएं में गिरने पर 13 लोगों की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया के स्कूल टोला इलाके में हुई। सरकार ने मृतक परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुंबई में एक तांत्रिक का काला कारनामा सामने आया है, जहां एक युवक और युवती को तांत्रिक ने अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश की। पीड़ित युवक और युवती अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए तांत्रिक के पास पहुंचे थे। तांत्रिक के कारनामे का खुलासा उस वक्त हुआ जब तांत्रिक के जरिए प्रताड़ित हुई युवती जुहू पुलिस थाने पहुंची। युवती का आरोप है कि तांत्रिक बाबा ने उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। युवती के बयान पर जुहू पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और कार्रवाई में जुट गई है। मुंबई में आज से वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत हो रही है। ये कदम जल यातायात को बढ़ावा देने के लिए है, ताकि सड़क पर से ट्रैफिक कम हो सके। वाटर टैक्सी से मुंबई वासियों को बेलापुर, JNPT, नेरुल, एलिफेंटा तक सफर करने का विकल्प उपलब्ध होगा। अभी नवी मुंबई से साउथ मुंबई तक सड़क मार्ग से पहुंचने के लिए 1.5 से 2 घंटे और रेल मार्ग से करीब 50 से 60 मिनट तक का समय लगता है, लेकिन वाटर टैक्सी शुरू होने से ये सफर 30 से 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। मध्य प्रदेश से एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां जाम में एम्बुलेंस फंसने से एक महिला मरीज ने दम तोड़ दिया। मामला कटनी जिले का है, जहां मिशन चौक पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया और इस भीषण ट्रैफिक जाम में महिला मरीज को लेकर अस्पताल जा रही एम्बुलेंस आधे घंटे तक फंसी रही। ट्रैफिक जाम को हटाने में यातायात पुलिस भी नाकाम साबित हुई, जिसकी वजह से एम्बुलेंस वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई और वक्त पर इलाज नहीं मिलने से एम्बुलेंस में ही महिला मरीज की मौत हो गई। राजस्थान में अभी भी ऊंच नीच जाति की परंपरा जारी है, जिसकी वजह से एक IPS अधिकारी को भारी पुलिस बंदोबस्त में अपनी बिंदौरी की रस्म पूरी करनी पड़ी। मामला जयपुर के भगतपुरा गांव की है, जहां IPS सुनील कुमार धनवंता की 18 फरवरी को शादी है, लेकिन शादी से पहले घुड़चड्डी की रस्म बिंदौरी के लिए पुलिस सुरक्षा लेनी पड़ी। IPS के परिवार को डर था कि दबंग घुड़चड्डी और बिंदौरी की रस्म में दखल देंगे, इसके लिए पुलिस की मदद ली गयी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है, जहां दबंगों ने एक परिवार पर लाठी डंडों और पत्थर से जानलेवा हमला किया और परिवार को पीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना आमेर थाना क्षेत्र के पीली तलाई की है,
जहां जमीन पर कब्जा करने के इरादे से आए बदमाशों ने परिवार पर हमला कर दिया। इस दौरान बदमाशों ने खुलेआम तांडव मचाया। वहीं पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। बदमाशों के हमले से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड के लोहरदग्गा में पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सली का नाम बाला गंजू है, जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम था। मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुआ जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में नक्सली छिपे हैं। इसके बाद सुरक्षा बल जब वहां पहुंचे तो नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें इनामी नक्सली मारा गया। सुरक्षा बलों को मौके से भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार भी बरामद हुए हैं। हैदराबाद पुलिस के शिकंजे में आया ये शख्स दारुल उल्म का एक शिक्षक है, जिस पर 10 साल के नाबालिग लड़के से कुकर्म का आरोप है। 10 साल के मासूम की मां ने मदरसे के शिक्षक शोएब अख्तर पर आरोप लगाया है कि पिछले काफी समय से वो उनके बच्चे के साथ कुकर्म कर रहा है। पीड़ित की मां ने ये भी आरोप लगाया कि उसी मदरसे से एक दूसरे इमाम ने भी उसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके खूब परेशान किया था। पुलिस में मिली शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच में जुटी है। यूक्रेन और रूस में अब किस तरह के हालात हैं, ये जानने के लिए सुपर 30 में अब देखते हैं इंटरनेशनल खबरें। रूस यूक्रेन के बीच जारी टेंशन पर यूरोपीय संघ के नेता आज अफ्रीकी शिखर सम्मेलन में इस पर चर्चा करेंगे। अफ्रीकी शिखर सम्मेलन में इस बात पर जोर होगा कि दोनों देशों के बीच हालात को सामान्य किया जाए। वहीं अमेरिका और नाटो ने बयान जारी कर कहा है कि यूक्रेन बॉर्डर से रूसी सेनाओं के पीछे हटने के अब तक कोई संकेत नहीं मिले हैं। नाटो देश का मानना है कि रूस अभी भी यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। वहीं यूक्रेन में बदलते हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास में भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू कर दी गई है, ताकि भारतीयों की वक्त रहते मदद की जा सके। कनाडा की राजधानी ओटावा में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे ट्रक ड्राइवरों को हटाने के लिए कनाडाई पुलिस ने कमर कस ली है। कनाडा की पुलिस ने ट्रक ड्राइवरों को ओटावा छोड़ने के लिए न सिर्फ चेतावनी जारी की है, बल्कि अब उन्हें नोटिस भी थमा दिया है। नोटिस में साफ लिखा गया है कि अगर उन्होंने ओटावा की सड़कें खाली नहीं की तो न सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, बल्कि उनका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। कनाडा पुलिस की इस चेतावनी के बाद ओटावा में माहौल और गर्माने की आशंका जताई जा रही है। ब्राजील के रियो दी जेनेरियो के पर्वतीय क्षेत्र में भारी बारिश और उसके बाद भूस्खलन और बाढ़ में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड और बाढ़ के मौजूदा हालात इतने भयंकर हैं कि इसमें मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। ब्राजील में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य के लिए सेना की मदद ली गई है। ब्राजील का पेट्रोपोलिस शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ब्राजील में इससे पहले साल 2011 में ऐसी तबाही सामने आई थी, जिसमें बाढ़ बारिश में सैकड़ों लोग की मौत हो गई थी। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में भयानक हादसा सामने आया है, जहां गैसोलीन से जा रहा एक टैंकर इमारत में टकराने के बाद आग का गोला बन गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गैसोलीन से जा रहा एक टैंकर तेज रफ्तार में था और नियंत्रण खोने के बाद एक इमारत में जा टकराया, जिसके बाद तेज विस्फोट हुआ और टैंकर में भीषण आग लग गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर की जान बाल बाल बची। वहीं आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने में 3 दमकल कर्मी जख्मी हो गए। हालांकि आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में मौसम ने यू टर्न ले ली है, जिसके बाद वहां बर्फ के ओले पड़े हैं। बर्फ के ओले पड़ने से पूरा शहर सफेद चादर में लिपट गया है। आसमान से इनकी तस्वीरें और भी खूबसूरत दिख रही हैं। लॉस एंजलिस के मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का ये असर है कि जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में बर्फ के ओले पड़े। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 1-2 दिन तक मौसम ठंडा बना रहेगा। वहीं कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। और सुपर 30 ने आपने देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देख ली, लेकिन अब बात सियासत की कर लेते हैं। एक दिन पहले रविदास जयंती थी। भक्ति काल के सबसे बड़े संत कवियों में से एक थे रविदास। आज की सियासत में जाति पर जिस तरह से वोटों का खेला होता है, उसके सबसे बड़े विरोधी थे संत रविदास। हालांकि कल उनकी जयंती पर भी सियासतदान अपनी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आए। देश में चुनावी माहौल है और नेताओं ने इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की। कल कौन कौन किस तरह से इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, सियासत की तस्वीर पेश करती हमारी रिपोर्ट देखिए।
दिग्गजों का ये वो सेवा भाव है, ये वो भक्ति है जो संत रविदास की जयंती पर दिखी। देश की राजनीति के दिग्गज संत रविदास के दर पर मत्था टेकते नजर आए, भक्ति भाव प्रकट करते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रविदास मंदिर पहुंचे, संत को प्रणाम किया। यहां पीएम मोदी संत रविदास की भक्ति में डूबे नजर आए। संत रविदास जी की भी जयंती है। यहां आने से पहले मैं दिल्ली में गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाकर आया हूं, आशीर्वाद लेकर के आया हूं। पंजाब से भी बड़ी संख्या में हमारे साथी लाखों श्रद्धालु उनकी जन्मस्थली बनारस गए हुए हैं। यहां से जो यात्री और देश भर से यात्री आज जो बनारस आए हैं, उनकी सहूलियत के लिए जितना कुछ कर सकता हूं, मैंने और योगी जी की सरकार ने करने का प्रयास किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाराणसी के मंदिर पहुंचे। तीनों ने लंगर छका, पूजन और कीर्तन किया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी वाराणसी के रविदास मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने पंजाब सीएम उम्मीदवार भगवंत मान के साथ जालंधर के मंदिर में मत्था टेका। मुझे खुशी है कि मैं गुरु रविदास जन्म स्थान पे आज पहुंचकर उनको अपना अकीदा पेश कर रहा हूं। तो सवाल यही है, क्या ये नेताओं का चुनावी पैंतरा है? क्या नेता चुनावी धर्म निभा रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि मौसम चुनावी है, क्योंकि पंजाब में रविदास समुदाय के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। पंजाब में कुल आबादी 2,77,00,000 है। इनमें 89 लाख यानी 32% एससी हैं। इन 89 लाख एससी में 54 लाख यानी 19% सिख दलित हैं और 35 लाख के करीब हिंदू दलित हैं, करीब 13%। रविदसिया समुदाय दलित वर्ग में आता है। पंजाब में इनकी आबादी 21 लाख के करीब है। दोआब की 23 सीटों पर इस समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव रहता है। यही वजह है कि संत रविदास की जयंती पर हर दल और नेता के दिल में उनके प्रति सम्मान और सेवा का भाव जाग उठा। पंजाब के सीएम चन्नी ने इस मामले में सबसे पहले बाजी मारी थी। जब चुनाव आयोग ने 14 फरवरी को चुनाव की तारीख का ऐलान किया तो उन्होंने चुनाव की डेट आगे बढ़ाने को कहा था। इसका सभी दलों ने समर्थन किया था, जिसे चुनाव आयोग ने मान लिया था। दरअसल 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती है। इस पावन पर्व पर पंजाब से लाखों श्रद्धालु संत रविदास के जन्म स्थान का दर्शन करने के लिए वाराणसी जाते हैं। अगर इस अवसर पर चुनाव होता तो बड़ी तादाद में लोग वोट डालने से वंचित रह जाते। जाहिर है कहीं न कहीं सभी राजनीतिक दल रविदास समुदाय को एक बड़े वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये समुदाय एक वोट बैंक के रूप में वोटिंग करेगा या इस समुदाय के वोटर्स अपना अपना हित देखकर अलग अलग दल को वोट करेंगे? फिलहाल यही देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और रंग बिरंगी चूड़ियों के शहर में जीत का रंग आखिर किस पर चढ़ने वाला है? फिरोजाबाद से मतदाता आखिर किसे चुनने वाला है? यहां के मतदाता के मन में क्या है? देखिए हमारे संवाददाता आकाश वत्स की ये ग्राउंड रिपोर्ट। फिरोजाबाद को चूड़ियों का शहर कहा जाता है और महंगाई गैस के नाम खराब हो गई है। केमिकलों में भी पैसे बढ़ चुके हैं और शहर के आधे से ज्यादा कारखाने बंद पड़े हुए हैं। बातें तो काफी हो रही हैं मगर अब बदलाव चाहते हैं। चुनाव के चक्कर में तो असर पड़ा हुआ है अभी वैसे भी। तो यहाँ चुनाव में किसका ज्यादा जोर चल रहा है? बीजेपी। विधानसभा के चुनाव हैं तो हर शहर, हर जिले में वहाँ के स्थानीय मुद्दों के साथ साथ कुछ और मुद्दे हैं जिस पर बात हो रही है। मैं इस वक्त फिरोजाबाद में हूँ। फिरोजाबाद को चूड़ियों का शहर कहा जाता है। कुछ लोग इसे सुहाग नगर कहते हैं, कुछ लोग सुहाग नगरी भी कहते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि चूड़ियों को ज्यादातर लोग सुहाग से जोड़कर देखते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासकर कोरोना के बाद पिछले 2 सालों में इस शहर में जो चूड़ियों का कारोबार था, उस कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। और यही एक बड़ा कारण है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो इस पर लंबी बहस हो रही है। फिरोजाबाद को जिस कारोबार ने दुनिया के कई देशों में पहचान दी, वही कारोबार और उससे जुड़े कारोबारी पिछले 2 साल से नई मुसीबत से जूझ रहे हैं। अभी चुनाव है तो चूड़ी कारोबार का मुद्दा ही फिरोजाबाद में सबसे बड़ा मुद्दा है। इसे चूड़ी बनाने वाले हवा दे रहे हैं। कोरोना के बाद से कितना असर पड़ा है काम पर? काम पर तो काफी असर पड़ा है कि महामारी ऐसी थी, रोजी रोजगार से सब बैठ गए। उसके बावजूद मजदूरी नहीं रही, मजदूर इंसान कहाँ जाए। मजदूरी मिली भी तो ऐसी मिली जो किसी काम की नहीं। जिस फिरोजाबाद में कांच के कारोबार से हर 7वां शख्स जुड़ा हुआ है, वहां कोरोना ने इस कारोबार को बड़ा धक्का दिया। सबसे ज्यादा असर मजदूरों पर पड़ा है। शायद इसीलिए आग की भट्टियों के बीच 8 घंटे तक चूड़ी बनाने और बदले में सिर्फ 500 रुपए पाने वाले मजदूर बदलाव की बात करते हैं। कितनी बातें हो रही है चूड़ी कारोबार को लेकर? फिरोजाबाद में कितनी बातें हो रही है? बातें तो काफी हो रही है, मगर अब बदलाव चाहते हैं। अखिलेश की सरकार चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? क्यों? उत्तर योगी सरकार सक्षम नहीं है इसे चलाने में। क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का भैया अखिलेश भैया ही सरकार चाहते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमें योगी मोदी से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं। फिरोजाबाद में करीब 150 चूड़ी फैक्ट्री बंद हो गए हैं। करीब 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हालांकि शहर के बाकी हिस्से और बाकी विधानसभा सीट के वोटरों के लिए सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। ये कारण है कि सालों से चूड़ियों को बेचने और सप्लाई करने वाले व्यापारी योगी सरकार की तारीफ में जुटे हैं। एक चूड़ी है, इसे जानकर आप हैरान भी हो सकते हैं, करीब 250 मजदूर की मेहनत के बाद एक चूड़ी तैयार होती है और तब वो जाकर बाजार में आती है। हम फिरोजाबाद के ही उस बोहरान गली में हैं जो चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और चूड़ी विक्रेता हमारे साथ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अविनाश शर्मा जी। शर्मा जी, चूड़ियों के कारोबार को लेकर अभी हम एक फैक्ट्री में भी गए थे, वहाँ हमने बात किया, लोगों से भी बात की, वहाँ के मजदूरों से भी बात की, मैनेजर से भी बात की। कह रहे हैं कि बहुत बुरा असर पड़ा है। हाँ, वो तो कर पड़ता है। कोरोना से भी असर पड़ा है और फिर अभी चुनाव के चक्कर में तो असर पड़ा हुआ है अभी वैसे भी। तो यहाँ चुनाव में किसका ज्यादा जोर चल रहा है? बीजेपी। वहाँ फैक्ट्री में तो सब अखिलेश कह रहे थे। कहने वाली बात तो ये भैया, सबका जो जैसा होता है वो पर जी, तो यहाँ बीजेपी है। मतलब फैक्ट्री में समाजवादी पार्टी और बाजार में बीजेपी। तो मजदूरों वाली बात है ना, सीधी बात। 2017 में फिरोजाबाद की 5 में से 4 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार जिले के सिरसागंज विधानसभा पर हर किसी की नजर है, क्योंकि मुलायम सिंह के समधी समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी से किस्मत आजमा रहे हैं। जिले में ओवैसी की पार्टी की एंट्री को भी स्थानीय लोग मुद्दा जरूर बताते हैं, लेकिन चूड़ी वाले जिले फिरोजाबाद में असल लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी की ही है। फिरोजाबाद की चूड़ियों की खनक और सियासी धमक दोनों लखनऊ तक सुनाई पड़ती है। इस पूरे जिले पर कभी समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की पकड़ थोड़ी कमजोर पड़ी। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी पूरी तरीके से सिमट गई। अब 2022 में देखना यही है कि फिरोजाबाद की जनता अतीत की सियासत को अपनाती है या फिर कोई नई इबारत लिखती है। कैमरा पर्सन एजाज रिजवी के साथ आकाश वत्स, फिरोजाबाद, टाइम्स नाउ नवभारत। और आकाश वत्स की इस रिपोर्ट के बाद बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जल्द लौटते हैं। खबरें भी बहुत सारी बाकी हैं, साथ रहिएगा।